बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 को डिस्कस किया और चैप्टर 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। आज का जो हमारा काम है, आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, डैट इज़ वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। कि वेक्टर और इक्विलिब्रियम क्या होते हैं और एंट्री टेस्ट में इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आज का हमारा काम है। कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को सुने, लेक्चर को सुने, इससे रिलेटेड पास पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी सॉल्व करें। जितना मैक्सिमम काम आप कर सकते हैं आप करें, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ई कैट का पेपर जो है वो टफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू नर्स जी की। इवन के आप कह सकते हैं प्यास के लेवल से भी ज़्यादा टफ़ मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ई कैट का पेपर ज़्यादा टफ़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज के लेक्चर को। सबसे पहले तो वेक्टर्स क्या होती हैं, देखिए आप सब बच्चों को पता है, वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उनके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड होती है और यूनिट होती है, डायरेक्शन नहीं होती। मतलब ये एक मेजर डिफरेंस समझा जाता है वेक्टर में और स्केलर में, कि वेक्टर की डायरेक्शन होती है लेकिन जो स्केलर है उनकी डायरेक्शन नहीं होती। बिल्कुल एक जनरल लेवल से मैंने स्टार्ट किया आज के टॉपिक को। अब हम एक एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एक एमसीक्यू से हम डिस्कस करते हैं इसको। एमसीक्यू ये है जी कि अगर इस तरह से पूछा जाए कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी a scalar क्वांटिटी, इनमें से किसको आप स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। बड़ा एक सिंपल सा एमसीक्यू, इस तरह के वैसे तो ऐसे एनटीएस में क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह का मैंने भी एमसीक्यू बोर्ड पे लिखा है। ऑप्शन है आपके पास, अल्फा ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी, बीटा ऑप्शन आपके पास फोर्स, चार्ली ऑप्शन आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा ऑप्शन आपके पास मोमेंटम। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, कैन बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका बेटे अब सब बच्चों को पता है, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम को भी आप वेक्टर क्वांटिटी ही कहते हैं। अब मेन चीज ये है कि क्वेश्चन ये कौन सी स्केलर हो सकती है, आप किसको स्केलर कह सकते हैं। तो बेटे बुक में एक लाइन लिखी हुई है चैप्टर नंबर 5 में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर तो लेस देन 10 डिग्री है तो इसको आप स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है ये ग्रेटर है 10 डिग्री से, तो आप अगर लेसर है तो आप इसको वेक्टर कंसीडर करेंगे। ये एक मेन चीज इसको देख लीजिएगा कि अगर थीटा की वैल्यू 10 डिग्री से लेसर है तो आप इसको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, अगर 10 डिग्री से ग्रेटर है तो आप इसको स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी क्वांटिटीज ही वेक्टर हैं, लेकिन इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वाहिद क्वांटिटी है कि अगर एंगल 10 डिग्री से कम है तो क्वांटिटी वेक्टर होगी, अगर एंगल 10 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसके मुताबिक इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही बनता है। तो बेटा ये एक मैंने बिल्कुल जनरल लेवल से इस लेक्चर को स्टार्ट किया। उसके बाद अब हम आते हैं मेन चीजों के ऊपर। जैसे सबसे पहले आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछता हूं कि वैसे तो हम ये कहते हैं कि सारी की सारी क्वांटिटीज जिनके लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और जिनकी डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। व्हाट अबाउट करंट। अगर मैं करंट के बारे में पूछूं कि करंट क्या है, तो आप सब बच्चों को इस बात का पता है कि करंट को आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। व्हाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सब बच्चों ने 10th लेवल पे भी यही पढ़ा कि करंट जो है वो किसी कंडक्टर में बॉटम टू टॉप जा रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो तो हम खुद बताते हैं। इसका मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन भी है, करंट जो है वो बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम भी जा रहा है, हमें डायरेक्शन का भी पता है। उसके बावजूद हम क्यों कहते हैं कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि करंट की तो डायरेक्शन है। इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी के
स्केलर या वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन के अलावा कोई और पैरामीटर्स भी हैं जिन पे डिपेंड करता है कि वो क्वांटिटी स्केलर होगी या वो क्वांटिटी वेक्टर होगी? तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा मेन है कि करंट को आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ऐसा क्यों है? हालांकि करंट की डायरेक्शन भी है, सब चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, करंट का यूनिट भी है, डायरेक्शन के बावजूद आप इसको स्केलर कह रहे हैं। तो बेटे याद रखें कि ये बड़ा एक मेन पॉइंट है कि किसी भी क्वांटिटी के स्केलर या वेक्टर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसकी डायरेक्शन होगी तो वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। करंट जो है वो स्टिल स्केलर क्वांटिटी। क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी? उसकी कुछ रीजंस हैं। करंट सबसे पहले तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता। इसी तरह से आप जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल या ट्राइंगुलर लॉ भी आप उसको कहते हैं, करंट इसको भी फॉलो नहीं करता। इसी तरह से एक लॉ आप यूज करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, करंट जो है वो इसको भी ओबे नहीं करता। इसका मतलब ये पॉइंट आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर या स्केलर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क नहीं है। अगर क्वांटिटीज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, लॉ ऑफ ट्राइंगल को, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो ओबे करेंगी तो ही वो वेक्टर होंगी। अगर वो इसको ओबे नहीं करती तो वो वेक्टर नहीं होंगी। जैसे सबसे मेन एग्जांपल मैंने आपसे करंट की डायरेक्शन डिस्कस की कि करंट का सब कुछ होने के बावजूद वो जो है वो स्टिल आप उसको एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो बेटे ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी की बेस के ऊपर हम वेक्टर एडिशन को डिस्कस करते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होती है। देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का तो आप सब बच्चों को पता है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, और आप सब जो है वो जानते हैं कि उसको वेक्टोरियली भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेन पॉइंट्स जहाँ से वहाँ से मैं आप इस चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। वेक्टर एडिशन क्या होती है? देखिए आपको पता है अगर आपके पास दो तरह के वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है आपके पास, एक आपके पास वेक्टर बी है। आप इन दोनों को ऐड करवाना चाहते हैं तो आप हमेशा हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। एक के हेड को आप दूसरे के टेल से कंबाइन कर देते हैं, जिसको आप हेड टू टेल रूल बोलते हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ए है और एक बी है, मैंने इनको ऐड करवाना है तो ऐड करवाने के लिए पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से कोइंसाइड कर दूंगा, मिला दूंगा, और फाइनली मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट को ऑब्टेन करने के लिए ये मेरे पास रिजल्टेंट होगा और इसकी वैल्यू जो है वो a प्लस बी के इक्वल आएगी। इसी तरह आप b प्लस ए भी कर सकते हैं। मेन चीज ये है कि वेक्टर एडिशन में आप a प्लस बी यूज कर लें या b प्लस ए कर लें, दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है वेक्टर एडिशन। ये आप सब बच्चों को ही पता है, ये बिल्कुल एफएससी लेवल का पॉइंट है। अब मेन चीज क्या है बेटे, a प्लस बी यानी कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं उसका फार्मूला रिजल्टेंट का ये भी होता है जो कि एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये दो वेक्टर्स को ऐड करके जब रिजल्टेंट आता है ये उसका फार्मूला है। बहुत से बच्चों को इसका नहीं पता होता, बच्चों ने एक्सरसाइज में किया होता है या उसको रट्टा लगाने की कोशिश की होती है। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट आंसर ये आता है आपके पास। इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के। ये दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फार्मूला है अगर आप उनको ऐड करेंगे तो। इसका मतलब ये है कि यहां से मैं एक क्वेश्चन आप बच्चों से डिस्कस करता हूं कि आप लोग मुझे ये बताएं, क्या आप वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड करवा सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि आपके पास दो वेक्टर है और उनको आप स्केलर की तरह ऐड करवा दें? ऐसा हो सकता है कि वेक्टर्स कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स? इसका आंसर बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होंगे, बहुत से बच्चे कहेंगे इसका आंसर यस है, या बहुत से बच्चों के माइंड में इसका आंसर नो होगा। तो बेटे दोबारा सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि वेक्टर्स को स्केलर में ऐड कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कैन वेक्टर्स बी एडेड लाइक स्केलर्स? क्या आप वेक्टर को स्केलर्स की तरह ऐड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है मेरा कि कैन वेक्टर्स बी एडेड लाइक स्केलर्स? क्या वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड कर सकते हैं? अब इसका आंसर गौर से सुने, मैं वही फार्मूला दोबारा लिखता हूं जो रिजल्टेंट का फार्मूला है। ये हमने रिजल्टेंट का फार्मूला लिखा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट का फार्मूला आपके पास। अगर इस फार्मूले में मैं थीटा की वैल्यू चेंज करता हूं,
मैं कहता हूँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। जब आप 0 डिग्री यूज करेंगे तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। और आप बच्चों को पता है कि cos 0 पे वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब जब मैं 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 पे उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 थी तो ये आंसर मेरे पास इस तरह से आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि थीटा की वैल्यू 0 थी तो उस केस में रिजल्टेंट का आंसर मेरे पास कितना आ गया, a प्लस बी। तो यहां से बड़ा मेन पॉइंट क्लियर हुआ कि हाँ वेक्टर्स जो हैं वो स्केलर्स की तरह ऐड हो सकते हैं। वेक्टर स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं आप लोग, वेक्टर स्केलर की तरह ऐड हो सकते हैं। वो कब ऐड होंगे, अगर उनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री कह लें या पैरेलल कह लें। जब वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप उनको स्केलर्स की तरह ऐड करवा सकते हैं 0 डिग्री के ऊपर। तो वेक्टर कैन बी एडेड लाइक स्केलर इफ दे आर पैरेलल। अब मैं इसका ऑपोजिट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, कैन वेक्टर्स बी सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स। क्या आप वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो अगेन आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखें, 180 डिग्री के ऊपर ये आपके पास आंसर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। आप सब बच्चों को पता है कि cos 180 पे वैल्यू 1 होती है, -1 होती है। तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास वैल्यू होगी a माइनस बी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब 180 डिग्री के ऊपर जो आपके पास आंसर आ रहा है वो a माइनस बी आ रहा है। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हुई कि आप वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड कर सकते हैं जब एंगल 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री कह लें, पैरेलल कह लें, एक ही बात है। आप वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री कह लें या एंटी पैरेलल कह लें, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ आप वैल्यूज चेंज करते जाएं, आपके जो आंसर है वो चेंज होते चले जाएंगे। जैसे अगर मैं इसके अंदर मजीद चेंजिंग करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर हम यहां पे फर्दर इस तरह से करें कि मेरे पास एंगल थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। आप इसमें फर्दर जो आपके माइंड में और एंगल्स हैं वो रख के इसको चेक करें। अगर आप 45 पे चेक करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री पे आपके पास आपको वैल्यूज इसकी आनी चाहिए। ये आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 पे वैल्यू होती है 1/√2। ये आपके पास वैल्यू होगी। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 और यहाँ पे आपके पास ए बी होगा। इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 का मतलब जाहिर इसमें से माइनस करेंगे तो √2 आ जाएगा आपके पास ए बी। तो जब आपने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी तो आपके पास ये आंसर आया। इसी तरह से अगर आप फर्दर वैल्यूज चेंज करते जाएं, जैसे मैं ये कहता हूं कि आप थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री यूज कर लें, उस केस में आपके पास क्या होगा, अगर आप 60 डिग्री यूज करते हैं तो रिजल्टेंट आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटे cos 60 पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, वो आपको पता है 1/2 होती है। sin 30 पे 1/2 होता है, cos 60 पे 1/2 होता है। इसको सॉल्व करोगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, टोटल का आपके पास स्क्वायर रूट। इस तरह से आपने सारी की सारी वैल्यूज जो है वो आप चेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू रखे तो आंसर क्या आ रहा है। तो वेक्टर स्केलर्स की तरह ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और एंगल के चेंज करने से रिजल्टेंट भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मेन जो फार्मूला आपके पास वो यही वाला है जो आपने याद रखना है, जिसको मैं बार बार यूज कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं कि और किस किस फॉर्मेट पे एमसीक्यूज जो हैं वो आ चुके हैं। जैसे एक पास पेपर का एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पास पेपर में एक एमसीक्यू इस तरह से भी आया है, वो आपको कहता है कि अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये आपस में इक्वल हो, मतलब वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन है। वो कहता है ये दोनों आपस में इक्वल हैं
तो इस कंडीशन में आप बताएं कि थीटा की क्या वैल्यू होगी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री, बीटा ऑप्शन आपके पास 90 डिग्री, चार्ली ऑप्शन है जी 180 डिग्री, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपको खुद सॉल्व करना आना चाहिए। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो इस पे डिफरेंट, या डेल्टा ऑप्शन आप 120 डिग्री कर लो, डेल्टा आपके पास 120 डिग्री। अब बहुत से बच्चों के इसमें डिफरेंट कमेंट्स होंगे, डिफरेंट वे से वो सोच रहे होंगे कि a प्लस बी का तो पता है, a माइनस बी का नहीं हमें पता। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह किया जाता है वो जरा देखें। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करना है, देखो a प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू लगाओ। a प्लस बी की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी की जो आपके पास वैल्यू है वो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो मैंने a प्लस बी की जगह a प्लस बी की वैल्यू लगा दी, a माइनस बी की जगह a माइनस बी की वैल्यू लगा दी, इन दोनों को इक्वेट किया। अब आप इन्हें सॉल्व कर लो, इधर भी स्क्वायर लो और इधर भी स्क्वायर लो। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर रूट उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू होगी आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये प्लस का स्क्वायर इधर आके माइनस का स्क्वायर, फिर माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab कॉस थीटा इधर आके प्लस 2ab कॉस थीटा, और टोटल वैल्यू जो है बेटे ये 0 के इक्वल आ। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, ये a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा और 2ab कॉस थीटा जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास होगा 4ab कॉस थीटा, मतलब आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगी, ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो कॉस उधर आके इन्वर्स होगा, कॉस इन्वर्स 0। कॉस इन्वर्स 0 का मतलब ये आपके पास 90 डिग्री वैल्यू होती है, तो यहां से आपके पास जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके पास वो 90 डिग्री होगा, कि 90 डिग्री के ऊपर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो आपने डिफरेंट इससे रिलेटेड जितने आप एमसीक्यू कर सकते हैं आपने करने हैं, मैक्सिमम एमसीक्यूज आप सॉल्व करें। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जिसको आप कहते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होती है या वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को मैं एक एमसीक्यू से करता हूं। मैं ये कहता हूं कि ये बताएं कि रिवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन इज, वेक्टर एडिशन का रिवर्स क्या होगा। अब बहुत से बच्चे जो है उनके माइंड में डिफरेंट आंसर आ रहा होगा। चलिए मैं आपको सिर्फ इसके लिए 2 ऑप्शन देता हूं ताकि आप इसको आसानी से बता सके। अल्फा ऑप्शन है आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन और बीटा ऑप्शन आपके पास वेक्टर्स रेजोल्यूशन। अब बहुत से बच्चों के माइंड में इसका आंसर वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही आएगा, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि प्लस का ऑपोजिट जो है वो सब्ट्रैक्शन है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन है वो वेक्टर रेजोल्यूशन है। उसकी वजह क्या है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन सेम वही है जो वेक्टर एडिशन है। ये याद रखना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एग्जैक्टली वही होती है जो वेक्टर एडिशन होती है। अभी मैं आपको समझाता हूं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर एडिशन सेम होती है। यहां पे पूछा गया रिवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटे, रिवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब होता है वेक्टर रेजोल्यूशन, क्योंकि एडिशन में आप वेक्टर बढ़ा रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं, रिजल्टेंट ज्यादा हो रहा होता है, और वेक्टर रेजोल्यूशन में आप उसको ब्रेक कर रहे होते हैं ताकि वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, पीसीज में ब्रेक हो जाएं। छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप उसके बनाते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि वेक्टर एडिशन का जो रिवर्स है वो हमेशा वेक्टर रेजोल्यूशन होता है, वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होता। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपके पास क्या है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन बेसिकली, अगर मैं कहता हूं कि मैंने 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। देखो ना, अगर ऐड करना था तो a प्लस बी था, अब आप a में से b को सब्ट्रैक्ट करा रहे हो तो प्लस साइन लिखो और यहां पे साथ आप नेगेटिव साइन लगा दो। इसका मतलब a में आपने ऐड ही करना एक्चुअली किसको, नेगेटिव b को। ऐसे समझा करें,
ए में आपने नेगेटिव बी को ऐड करना है, तो ये वेक्टर ए है आपके पास। अगर बी प्लस का होता तो ऊपर होता, नेगेटिव का है तो डाउनवर्ड आएगा, ये नेगेटिव बी, और यहाँ से आप इसका ऐसे रिजल्टेंट बना लेंगे, ये आपके पास होगा ए प्लस नेगेटिव बी। तो याद रखें, अगर पूछा जाए कि वेक्टर एडिशन का सेम क्या है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी वही है जो आपके पास वेक्टर एडिशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर एडिशन का रिवर्स क्या है तो आप हमेशा बताएंगे कि वेक्टर एडिशन का जो रिवर्स है वो वेक्टर रेजोल्यूशन है, क्योंकि उसमें आप कंपोनेंट्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद एक और यहाँ पे और जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे एक यहाँ पे डिस्कस की जाती है जिसको आप बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसी तरह से एक है जी यूनिट वेक्टर। देखें रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, आप सब लोगों को पता है कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का जो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है, सम आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। आप कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, इफेक्ट कह लें और कॉम्बिनेशन कह लें, और रिजल्ट कह लें कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इफेक्ट कह लें या कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट का जो रिजल्ट है उसको आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे इस केस में ये जो रिजल्ट आया आपके पास a प्लस माइनस बी, इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे डैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्ट को शो कर रहा है जो सारे के सारे वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में आप ये कहते हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है। आप जब भी यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। इसको आप, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए यूनिट वेक्टर है तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब आप अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें, ये तो एक जनरल इसका फार्मूला है। अगर मैं कहता हूँ कि ए मैग्नीट्यूड को ऊपर ले जाओ तो इसका मतलब है ए वेक्टर एज इट इज रहा, यूनिट वेक्टर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इसी फार्मूले में इसको ऊपर ले गया इसको नीचे ले गया। बहुत से बच्चे कहेंगे लिख सकते हैं, बेटे ये गलत है, आप इसको ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते। उसकी वजह यह है कि वेक्टर्स कैन नेवर बी डिवाइडेड। आप वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, आप वेक्टर्स को डिवाइड नहीं करवा सकते। वेक्टर्स जो है वो कभी डिवाइड नहीं हो सकते। तो याद रखें कि आप इस तरह से कभी भी नहीं लिख सकते। अब इसका एक हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फॉर विच of the following is a unit vector, आपने ये बताना है कि इसमें से यूनिट वेक्टर कौन सा है। अल्फा ऑप्शन आपके पास साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह से बीटा ऑप्शन आपके पास आई प्लस जे ओवर स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से चार्ली ऑप्शन आपके पास आई प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास चार्ली ऑप्शन है। और डेल्टा ऑप्शन आपके पास, ये भी बहुत सिंपल एमसीक्यू है, डेल्टा ऑप्शन आपके पास बोथ ए एंड सी। अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है तो आप इसका क्या जवाब देंगे। अब देखें, पहले ऑप्शन आप अल्फा चेक करें, साइन थीटा यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर। चेक आप किस तरह से करेंगे? आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये होता है कि वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के ऊपर आप डिवाइड कर दें। अब वेक्टर आपके पास क्या है? ये वेक्टर है साइन थीटा यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय, जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो x आपके पास है साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, आप बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 1, वो आप लिखें या ना लिखें। इसका मतलब ये ऑप्शन तो मैंने चेक कर लिए तो राइट ऑप्शन है। देखो ये ऑप्शन सही है, आई प्लस जे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इस तरह से ये भी ऑप्शन आपने चेक करनी। ये ऑप्शन सही इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आई प्लस जे ये वेक्टर है, इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड किस तरह से आएगा? इसके साथ कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा आई प्लस जे
यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जाहिर स्क्वायर रूट 2 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। चार्ली देखिए क्या, चार्ली राइट ऑप्शन है, तो चार्ली में लिखा आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो बेटे ये भी राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो इस केस में आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा होगा, कि बोथ ए एंड सी दोनों ही जो है वो इस केस में यूनिट वेक्टर हैं, दोनों ही यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को, कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। आप लोगों ने हर टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट एक एक दो दो एमसीक्यू करने हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप में ये एबिलिटी हो कि आप खुद टॉपिक देख के एमसीक्यू बना सकें, स्पेशली फार्मूलाज के, क्योंकि 99% फार्मूलाज के एमसीक्यू आते हैं। याद रखिएगा ई कैट में 99% फार्मूलाज के एमसीक्यू हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को आप किस तरह से कह सकते हैं? देखिए मल्टीप्लिकेशन के हम 3 केसेस लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं जो ग्रेटर देन 1 है, या ऐसे जो लेस देन 1 है, या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं जो इक्वल टू 0 है। किसी भी वेक्टर को आप ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मीन्स के पॉजिटिव डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सपोज कर लो एक वेक्टर है मेरे पास, ए की वैल्यू है 2 मीटर, मैं इसको ग्रेटर देन 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी वेक्टर को ग्रेटर देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इस केस में मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होता है और डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है, डायरेक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये पहला केस है। ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, मैग्नीट्यूड इंक्रीज, अपवर्ड का मतलब इंक्रीज होगा और डायरेक्शन भी इसकी क्या रहेगी, सेम। अगर एक वेक्टर को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से जो उसका मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा और डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास कोई एक वेक्टर है, उसकी वैल्यू 2 मीटर थी, मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो इसका मैग्नीट्यूड तो मेरे पास -4 मीटर हो गया। चले 4 मीटर हो गया। मैं नेगेटिव इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम नेगेटिव नहीं कहते, डायरेक्शन की सेंस में आप कह लें कि इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी। तो जब आप किसी वेक्टर को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड भी कम होती है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। जब भी किसी वेक्टर को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसकी मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ये मैं दोबारा पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो उसकी रिवर्स हो जाएगी, जैसे इस केस में हमने डिस्कस किया। और अगर किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो नल वेक्टर आता है आपके पास। नल वेक्टर का मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होती, आर्बिट्ररी डायरेक्शन कहते हैं आप। तो किसी भी वेक्टर को आप 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नल वेक्टर आएगा और आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये सारे के सारे केसेस आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से किस फॉर्मेट पे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज नल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? देखें, नाम से क्लियर है नल वेक्टर। आप 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट लेते हैं, जैसे एक वेक्टर ए है, मैंने उसमें उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करवा दिया, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो नल वेक्टर आएगा, मीन 0 आएगा। 0 को आपने वेक्टर बोलना है। ये बड़ी मेन चीज़ है कि नल इज़ अ वेक्टर, तो 0 जो है वो 0 वेक्टर आएगा, 0 के ऊपर आपने वेक्टर साइन लगा। उसके बाद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, या पोजीशन वेक्टर आप किसको कहते हैं? पोजीशन वेक्टर आप सिंपली कहते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल की लोकेशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोई भी एक ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल की लोकेशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताएगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप लिखते हैं ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर। आप सबको पता है कि आई, जे और के 3 तरह के आप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे और जी एक्सिस के लॉन्ग के। तो 3 तरह के आप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, एक्स के लॉन्ग आई, वाई के लॉन्ग जे और जी के लॉन्ग आप के यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। ये इसका रूल है यूज़ करने का। तो बेटा ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी, साथ साथ पता चल रहा होगा। नहीं भी कोई पॉइंट अगर रह भी जाता है तो आप मुझसे वो खुद से भी डिस्कस कर सकते हैं। आप जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको टाइम दिया जाएगा पूछने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखें आप वो सारे के सारे वेक्टर्स को, उन सब के लिए आप रेक्टेंगुलर का वर्ड यूज़ करते हैं जो 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। टीचर्स आपको एफएससी लेवल पे बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट देते हैं, वो कहते हैं सपोज करो ये आपके पास दो वेक्टर है, इसी तरह से ये आपके पास, आप इसको कह लें, यहाँ से ये आपके पास दो एक्सिस थे, यहाँ से आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसको आप पॉइंट पी कह लें, ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, कुछ भी कह लें। अगर आपके पास ये एक वेक्टर, आप इसके दो कंपोनेंट बनाएं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसके लिए आप कॉस थीटा का यूज करते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसके लिए आप साइन थीटा। जनरल अभी बता रहा हूं कि अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला जिसको आप एक्स एक्सिस का एंगल बोलते हैं, एक्स एक्सिस के एंगल के मुताबिक जो एक्स कंपोनेंट होता है वो पी कॉस थीटा के इक्वल होगा, जो वाई कंपोनेंट होगा यहाँ पे, ये वाला जो इसका वाई कंपोनेंट है वो पी साइन थीटा के इक्वल होगा। यह आपको सिंपल बताया जाता है कि एक्स और वाई निकालने का ये फार्मूला है। इसी तरह से अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्शन निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं, ये आपके पास होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, ये डायरेक्शन निकालने का फार्मूला होता है। ये तो वैसे सिंपल बात है जो आप पढ़ चुके हैं अब तक। अब आप जरा मेन पॉइंट्स की तरफ आए। देखिए दो तरह के एंगल हैं यहाँ पे, ये बड़ी अजीब चीज़ है कि आप दो तरह के एंगल कौन से लेते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास वेक्टर P है या A है, देखिए एक वो एंगल है जो एक्स एक्सिस का एंगल है, ये जिसको आप थीटा बोलते हैं, एक वो एंगल है जो वाई एक्सिस का एंगल है, इसको आप फाई कह लें या थीटा डैश कह लें। एंगल दो तरह के, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक्स एक्सिस का एंगल लोगे रिजल्ट कुछ और आएगा, वाई एक्सिस का एंगल लोगे रिजल्ट कुछ और आएगा। दोनों एंगल्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट 100% चेंज है। अगर आप एक्स एक्सिस का एंगल लेते हैं तो ये वेक्टर P अगर आपके पास, मैं इस तरह से कंपोनेंट्स बनाता हूँ, यहाँ पे आपके पास होगा पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, ये आपके पास है पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप ऊपर वाला एंगल लेते हैं वाई एक्सिस का एंगल, तो इसके मुताबिक ये वाला पी एक्स, ये वाला पी वाई, लेकिन इस केस में आएगा पी एक्स इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पी वाई इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि 100% चेंज आ गया। जब आपने एक्स एक्सिस का एंगल लिया तो उसके मुताबिक ये पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा। जब आपने वाई एक्सिस का एंगल लिया तो उसके मुताबिक पी एक्स इज इक्वल टू पी साइन थीटा और पी वाई इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। इसका मतलब दोनों में 100% चेंज आ गया। तो याद रखें, अगर आपको इस एंगल का कहा जाए तो रिजल्ट कुछ और होगा, इस एंगल का कहा जाए तो रिजल्ट कुछ और होगा। इस एंगल के मुताबिक ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पे वाई के साथ साइन थीटा, यहाँ पे एक्स के साथ कॉस थीटा। अगर इस एंगल का कहा जाए इसके मुताबिक ये पी एक्स, लेकिन यहाँ पे पी साइन थीटा आएगा। देखो यहाँ पे एक्स के साथ साइन थीटा, उसकी वजह क्या है, रीजन भी सुन लें। रीजन ये है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि अगर साइन थीटा लिखा है और 90 माइनस थीटा लिखा है, या साइन थीटा लिखा है 90 प्लस थीटा लिखा है, इस तरह कॉस थीटा लिखा है 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा लिखा है, बेटे साइन 90 के लिहाज से कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह कॉस 90 के लिहाज से साइन में कन्वर्ट हो जाता है। आप साइन 90 लोगे वो कॉस बन जाएगा, कॉस 90 लोगे वो साइन बन जाएगा। यही एक वजह है कि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसकी वजह से आप 100% इसको चेंज कर रहे हैं। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी। अब इससे रिलेटेड एक पास पेपर का MCQ हम डिस्कस करते हैं। एक सिंपल सा MCQ मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स, देन स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ही लिख लें या स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ग्रेटर लिख लें, देन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। वो आपको बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी वेक्टर का स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ग्रेटर है उसके वर्टिकल कंपोनेंट से। ये आपको वो बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर रूट 3 टाइम ग्रेटर है वर्टिकल कंपोनेंट से, देन थीटा विद वाई एक्सिस इज।
अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन इसके 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, आप इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन इसके लिख लें। जैसे सपोज कर लें आपके पास 30 डिग्री है, आपके पास 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, इस तरह से आपके पास ऑप्शन। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आप किस तरह करते हैं, देखिए तरीका उसका समझ लें। पहली बात तो ये है कि वो कह रहा है आपने एंगल थीटा निकालना है विद वाई एक्सिस। आप पहले एक्स एक्सिस की बात करें, जो जनरल डायरेक्शन का फार्मूला, ये दो तरीके, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे। देखिए एंगल थीटा निकालने का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स देन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल से स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर स्क्वायर रूट 3y, क्योंकि x का मतलब हॉरिजॉन्टल वो स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है उससे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। जो भी यहाँ से आंसर आता है, जो भी जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जो भी यहाँ से आंसर आएगा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये तो आपके पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो जितनी भी आती है 60 डिग्री। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, वो पूछ रहा है एंगल विद वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस का एंगल पूछे, इसका मतलब वो ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंगल में फ़र्क क्या होता है? अगर एक्स एक्सिस का एंगल सपोज कर लो आपके पास आता है 60 डिग्री, सपोज कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस का एंगल आ गया 60 डिग्री, मैंने निकालना है वाई एक्सिस का एंगल, मीन्स कि ये वाला एंगल, या यहां से देख लो ये वाला एंगल। अगर वाई एक्सिस का मैंने एंगल निकालना है, इसको मैं थीटा डैश कह रहा हूं, ये वाई एक्सिस का एंगल है। ये कैसे निकलेगा? कभी भी आपने वाई एक्सिस का एंगल निकालना है तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में 90 का रिलेशन होता है। अगर वाई एक्सिस का आपने एंगल निकालना, आप क्या करेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे एक्स एक्सिस का एंगल जो कि 60 डिग्री। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब इस चीज का भी ख्याल रखना आपने कि अगर वो आपसे कोई भी एमसीक्यू देके वाई एक्सिस का एंगल पूछे तो आप एक्स का अगर निकाल रहे हैं तो उसे 90 में से माइनस करें। अगर आपने वाई का निकाला, उसने एक्स का पूछा, उसको 90 में से माइनस करें। एक तरीका तो ये है कि पहले आप सिंपल जनरल फार्मूला लगाएं, फार्मूला लगाने के बाद आप उसको 90 में से माइनस करें। सेकेंड मेथड जो कि शॉर्टकट है, अगर आपने इसको डायरेक्ट यूज करना है, देखो वो पूछ रहा है आपसे एंगल विद वाई एक्सिस, उसने वाई एक्सिस का एंगल पूछा। अगर वो वाई एक्सिस का एंगल पूछ रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ax ओवर ay। ये आपने फार्मूला सिर्फ यूज करना है तब जब वो आपको कहेगा फॉर वाई एक्सिस एंगल, के एंगल वाई एक्सिस का आपने लेना है। डायरेक्ट इसमें वैल्यूज लगा दो, ये वाला सारा ये जो वैल्यूज हैं, देखिए ये ऊपर आएगा, अब ये नीचे आएगा, डायरेक्ट वैल्यूज लगा दे, आंसर सेम आएगा। तो मैं आपको ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, मेथड इसका यही होता है कि हमेशा आपने इस तरह के एमसीक्यूज को ऐसे ही सॉल्व करना है, जो मर्जी हो जाए। एक तरीका तो ये जो आपको बता दिया, दूसरा तरीका जो है वो आपको मैंने वाई एक्सिस के साथ शॉर्टकट बता दिया कि डायरेक्ट ए वाई ओवर ए एक्स की जगह आप ए एक्स ओवर ए वाई यूज कर लें। उसके बाद आपको क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए आप सबको पता है 4 टाइप्स के हम क्वाड्रेंट लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, और यहाँ पे आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंगल थीटा की जो वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू 5 होता है, मतलब 90 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट जो आपके पास है उसमें आप एंगल निकालने के लिए 180 में से माइनस करते हैं थीटा को। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपने जो भी एंगल लेना है वो आप 180 डिग्री में ऐड करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और फोर्थ के लिए आप 270 प्लस कर लें या 360 माइनस कर लें, ऐसे कर लें। ये आपको रिलेशंस पता होने चाहिए जो बुक के अंदर 4 के 4 रिलेशंस लिखे हुए। तो यहाँ तक हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को भी डिस्कस कर लिया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या क्या फैक्टर है और वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इसमें ये फार्मूलाज जो शॉर्टकट हैं ये खास तौर पे आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको आता है तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसी में कवर होता है। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के भी यही फार्मूलाज है, सेम टू सेम उसमें भी, और इसमें कोई खास फर्क नहीं, सेम वही फार्मूला, सिर्फ शॉर्टकट और क्वाड्रेंट्स का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का डिफरेंस है। आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं और उससे रिलेटेड भी कई तरह के एमसीक्यू आते हैं, याद रखिएगा। मैं इसमें आपको कभी ये नहीं कह सकता कि इसी चैप्टर में से एमसीक्यू आएगा, टॉर्क में से भी आता है, स्केलर वेक्टर में से भी आ जाता है, वेक्टर एडिशन में से भी आ जाता है, मतलब एक एक चीज़ ही इंपॉर्टेंट है इसकी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ स्केलर प्रोडक्ट से। यहाँ पे मैं स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करूँगा और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा वेक्टर प्रोडक्ट को कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है या उसकी प्रॉपर्टीज या उसके फीचर्स क्या है वेक्टर प्रोडक्ट के। देखिए स्केलर प्रोडक्ट के अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, आप इनके दरमियान में जब भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आएगा ए बी कॉस थीटा। फर्क ये है कि स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती। अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट में आप इस तरह से लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन होती है, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर डायरेक्शन हो। यही एक फर्क है। देखो इसमें एन यूनिट वेक्टर नहीं आ रहा और इसमें एन यूनिट वेक्टर आ रहा है, यही एक फर्क है स्केलर में और वेक्टर में। स्केलर प्रोडक्ट की कई तरह के एग्जांपल हैं, जैसे आप वर्क की बात करते हैं, वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इस तरह से आप पावर की बात करते हैं, पावर का फार्मूला होता है एफ डॉट वी। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो आप यूज करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के लिए। स्केलर प्रोडक्ट की अगर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज में देखें, अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे cos 0 जो है वो 1 होता है। अगर आप 0 डिग्री यूज करते हैं तो ये आपके पास आंसर आता है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ये आंसर आपके पास मैक्सिमम आ रहा है। 0 डिग्री के ऊपर स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये है कि हर यूनिट वेक्टर अपने मुताबिक जो है वो पैरेलल होता है। हर जैसे आई के मुताबिक पैरेलल है, जे के मुताबिक पैरेलल है, के मुताबिक पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये सारी वैल्यूज जो है वो 1 के इक्वल होंगी। तो फर्स्ट फीचर इसका ये आ गया कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो पैरेलल वेक्टर्स के लिए मैक्सिमम। सेकंड इसका ये है कि कॉमोटेटिव होती है, आप लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये इसका सेकंड फीचर है। थर्ड में हम डिस्कस करते हैं कि अगर एंगल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 पे चूंकि वैल्यू 0 होती है तो आप लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हर यूनिट वेक्टर आई जे के मुताबिक परपेंडिकुलर है, जे के मुताबिक, तो ये आपके पास आएगा आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई। ये सबकी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास 0 आएंगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर के लिए 0 है। इसी तरह से आपको सेल्फ प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। अगर मैं इसको सेल्फ प्रोडक्ट के लिए लिखता हूँ तो ए डॉट ए वेक्टर मेरे पास ए स्क्वायर के इक्वल आएगा क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट में एंगल 0 डिग्री होता है, cos 0 पे 1 होता है। इसी तरह से अगर आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए के कंपोनेंट्स बना लें, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर डॉट बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। अगर आप इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो आप सबको पता है इसको वैसे मल्टीप्लाई करने का तो फायदा नहीं है। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड। ये आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। ये वो बातें हैं जो सिंपल बुक में भी लिखी हुई है, मतलब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो अभी तक हमने डिस्कस की। क्रॉस प्रोडक्ट पे बात है। क्रॉस प्रोडक्ट का ये फार्मूला कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। उसके बाद यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है। पहली चीज़ तो ये, मैं अगर इसको स्टार्ट ये एमसीक्यू से करूँ, मैं आपको कहता हूँ कि ये बताएं एंगल थीटा बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस या माइनस बी क्रॉस कह लें, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा क्वालिटी एमसीक्यू हो जाएगा। इज दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, चलें 0 डिग्री और 180 डिग्री। ऑप्शन आप और बना लें 60, 90, 45 कुछ भी। देखो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए में बहुत से बच्चे जो है ना इसका आंसर बताते हैं 180 डिग्री। गौर से देखो ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए, इसका मतलब लॉजिकली क्या है कि आपके पास एक वेक्टर ये ए है, ये दूसरा वेक्टर, या इसको ऐसे बना लो आप कि ये वेक्टर आपके पास ए है
और यहां पे दूसरा वेक्टर आपके पास b है। आप इसके लिए हमेशा राइट हैंड रूल यूज करते हैं। आप कहते हैं कि अगर हमने ए से बी की तरफ जाना है तो हम ए से बी की तरफ मूव करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जो थंब है वो डायरेक्शन को शो करेगा ए क्रॉस बी की। तो बेटे इस केस में ए क्रॉस बी की अगर मैं डायरेक्शन निकालूं, जिसके लिए आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल, कि आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो अपवर्ड आ रही है। अगर मुझे सिंपली कहता बी क्रॉस ए, मैं बी क्रॉस ए निकालता तो बी से ए की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करता, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आती। यहां पे ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए का पूछ रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए में जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। यही आपके माइंड में चल रहा होगा। हमेशा इस चीज को आपने देखना है कि यहां पे साइन कौन से वाला है, नेगेटिव। अगर वो कहता, अब जरा गौर से सुनो, अगर वो कहता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का एंगल, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहां पे आ रही है, डाउनवर्ड। इसका मतलब ए क्रॉस बी अपवर्ड है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है, दोनों में एंगल 180, देन आंसर होता 180। अगर सिंपली पूछा जाए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का एंगल 180 डिग्री, वो आपको क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए का एंगल। देखो ए क्रॉस बी अपवर्ड, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड, लेकिन जब माइनस लगाओगे, माइनस का मतलब है अपवर्ड, यानी कि इस तरह से होगा कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो भी आपके पास अपवर्ड, और माइनस बी क्रॉस ए वो कह रहा है इसकी डायरेक्शन भी आपके पास अपवर्ड होगी। अगर वो बी क्रॉस ए कहता तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। अगर सिंपली आप बी क्रॉस ए निकालते हैं तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड। तो ए क्रॉस, यहां से आप 3 एमसीक्यू बना सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एंगल पूछा जाए तो 180 डिग्री। अब वो पूछ रहे ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए, इस एमसीक्यू के मुताबिक जो एमसीक्यू बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, फिर आंसर आपके पास क्या बनेगा, 0 डिग्री। अगर आप इस माइनस को रिमूव कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। इस तरह से ये आपको सारे फीचर पता होने चाहिए। और अगर हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज की बात करें कि क्रॉस प्रोडक्ट की और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में देखें, अगर मैं कहता हूं कि एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो मेरे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे साइन 0 होता है। आप ये कह सकते हैं कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास 0 के इक्वल आएंगी। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो उस केस में ए क्रॉस बी जो है मेरे पास, ये ए बी एन यूनिट वेक्टर के इक्वल आएगा, यानी कि मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस केस में आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आएगी। अगर आप इसका लूप बना लेते हैं आई जे और के, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो बेटे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। आप जब भी आई से जे की तरफ जाएंगे वो के आएगा। इस तरह आप जे से के की तरफ जाएंगे, जे क्रॉस के वो आई के इक्वल आएगा। इस तरह के क्रॉस आई वो आपके पास जे के इक्वल आएगा। ये सारे आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। इसी तरह से अगर आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो आपने कभी भी ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपने इसका ये मेथड यूज करना है, आई जे और के। इस तरह आपके पास ए एक्स ए वाई ए जी, और यहां पे आपके पास बी एक्स बी वाई और बी जी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको कभी भी सॉल्व करना है तो डिटर्मिनेंट मेथड का मतलब ये होता है आई लिखें, इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, फिर जे लिखें, इस रो को छोड़ दें और इस कॉलम को छोड़ दें। वो डिटर्मिनेंट मेथड मैथमेटिक्स के बच्चों को वैसे ही आता होता है। जब आपने के निकाल, जैसे आई मैंने अगर लिखा तो इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ये आपके पास आएगा ए वाई बी जी माइनस ए जेड और बी वाई। इसी तरह से माइनस का जे, इसी तरह से प्लस का के, या आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसी टॉपिक के लास्ट में वो आपको 2 चीज़ें ये बताता है कि अगर आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आपके पास, इसको आप बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर आप हाफ इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हाफ ए क्रॉस बी जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू आप बच्चों ने खुद सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व होगा मैं उसका आंसर भी आपको बताऊंगा, ट्राई आपने खुद करनी है। इसी से रिलेटेड अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास इस तरह से है ए डॉट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, या ऐसे कह लो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ए डॉट बी, ये कंडीशन आपको दी हुई है।
और आपको ये कहा जाता है कि एंगल थीटा की वैल्यू बताएं क्या होगी। ऑप्शन में यहां पे लिख रहा हूं, अल्फा ऑप्शन आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2ab, बीटा ऑप्शन आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab टोटल पावर 1/2। इस तरह से चार्ली ऑप्शन आप बच्चों के पास, अगर मैं यहाँ पे चार्ली ऑप्शन की बात करता हूँ, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओवर स्क्वायर रूट 3 टोटल पावर 1/2 और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। मतलब ये आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा कि ये आपको उसने सारी की सारी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ए डॉट बी, उसने आपको वैल्यूज दे दी। आपने एंगल थीटा भी बताना है और आपने ए प्लस बी की वैल्यू भी बतानी है। ए प्लस बी क्या होगा, एमसीक्यू दोबारा सुने। ये कंडीशन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ए डॉट बी, ये कंडीशन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ए डॉट बी। वो कहता है इस केस में आप a प्लस बी निकालें, मीन्स के a और b का सम निकालें। बच्चे बड़े पजल होते हैं कि a क्रॉस b है, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे प्लस आ गया। खुद सोचिएगा, हिंट मैंने पहले लिख दिया है कि इसके लिए पहले आपने एंगल थीटा निकालना है, फिर बाद में आपने a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है या a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो इसका आपने लाजमी मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बेटे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टॉर्क। याद रखें इसमें टॉर्क और वो जो पिवट पॉइंट वाले क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। टॉर्क और पिवट इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को जस्ट एक दफ़ा देख लीजिएगा, उसमें पिवट पॉइंट ही मेन है। देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को आप बोलते हैं, टॉर्क के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है उसको आप टॉर्क कहते हैं, ठीक है। टॉर्क को आप रोटेशन भी कहते हैं, रोटेशनल इफेक्ट भी बोलते हैं, रोटेशनल इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी है, रोटेशनल इफेक्ट भी है, जिसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं टॉर्क। हम सबको पता है टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। एक दरवाजे से लेके एक बोतल का ढक्कन खोलने तक आप टॉर्क लगा रहे होते हैं। एक दरवाजे को ओपन करें तब भी टॉर्क लगता है, बोतल के ढक्कन को आप ओपन करते हैं तब भी स्पैनर यूज़ करते हैं आप तब भी टॉर्क लगता है। ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। देखें यहाँ पे आर क्रॉस एफ में आर जो है इसको आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इस केस में अगर आप टॉर्क को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आर जो है, इस केस में आर पोजीशन वेक्टर था, इस केस में आर को आप मोमेंट आर्म बोलेंगे कि इस केस में आर जो है वो मोमेंट आर्म है। यहाँ से आप कई तरह के टॉर्क डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर आप क्लॉकवाइज टॉर्क कंसीडर करते हैं वो नेगेटिव होता है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूँ, टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है, उसको आपने कभी भी जॉल नहीं लिखना। अच्छा ये बच्चे ना, कई बच्चे समझते हैं न्यूटन मीटर और जॉल, भाई न्यूटन मीटर और जॉल इक्वल हैं। आपने टॉर्क के यूनिट को हमेशा न्यूटन मीटर लिखना, आपने जॉल नहीं लिखना। टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो टॉर्क के यूनिट को आपने कभी भी जूल नहीं लिखना, हमेशा न्यूटन मीटर लिखना है। इसी तरह से अगर मैं टॉर्क की डायमेंशन की बात करता हूँ, तो टॉर्क की डायमेंशन आपके पास फोर्स की डायमेंशन होती है ml/t-2। तो चूंकि L है तो L के जो आपके पास मोमेंट आर्म है उसकी डायरेक्शन, उसकी डायमेंशन आपके पास L होगी, तो ये ml²t⁻⁻2 डायमेंशन है टॉर्क की, जो आप टॉर्क की डायमेंशन यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए टॉर्क का सबसे पहला जो फार्मूला मैं आप बच्चों से डिस्कस करना चाहूँगा, टॉर्क का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कई बच्चों ने ये पढ़ा होता है, फर्स्ट ईयर चैप्टर में 5 में लिखा हुआ है। अगर आपको कभी भी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का पूछा जाए तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का आप रेट ले लें, ये भी आपके पास टॉर्क होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक एमसीक्यू डिस्कस करूँ, मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई एक फैन है जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक फैन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर, तो आपने इसका टॉर्क निकालना है, टॉर्क कितना होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन आ गया, इसीलिए मैंने एमसीक्यू लिखा कि एक जैसे सपोज ये फैन है, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है, इस पर कितना टॉर्क लगेगा। बहुत से बच्चे इसका आंसर कहेंगे 0, जो कि राइट ऑप्शन है। अगर इसका आंसर 0 है, वो आपने कैसे बताया, क्योंकि टॉर्क का देखें एक फार्मूला आई अल्फा भी होता है, ये भी आपने याद रखना है। अगर टॉर्क का फार्मूला आई अल्फा है
तो टॉर्क इज इक्वल टू आई। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो टॉर्क इस पे लगने वाला जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। ये भी टॉर्क का फार्मूला, आई अल्फा भी डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी भी। इसी तरह से एक टॉर्क का और मैं यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे ये बताएं कि किस एंगल के ऊपर टॉर्क अपनी ही मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास हैं 15 डिग्री, बीटा ऑप्शन आपके पास 30 डिग्री, चार्ली ऑप्शन आपके पास 45 डिग्री और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 90 डिग्री। तो टॉर्क किस एंगल के ऊपर अपने ही मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको इसके डिफरेंट एंगल रख के देखिए अगर मैं कहता हूँ एंगल की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री, तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम टॉर्क होता है आरएफ, क्योंकि साइन 90 पे 1 होता है। लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है मैक्सिमम का हाफ। अगर मैं यहाँ पे एंगल यूज करता हूँ 30 डिग्री, देखिएगा जरा मैं सॉल्व किस तरह से कर रहा हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास है आर एफ साइन थीटा। अगर मैं थीटा की जगह यहाँ पे 30 डिग्री लगाता हूँ तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास आर एफ साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब ये लिखा आर एफ का मतलब होता है मैक्सिमम टॉर्क। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क 1/2 का मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो टॉर्क अपने मैक्सिमम का हाफ हो गया किस एंगल के ऊपर, जब आपके पास एंगल कितना होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री पर टॉर्क अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाता है। उसके बाद एक और पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ कि वो आप बच्चों को पता होना चाहिए। एक बार एमसीक्यू इस तरह से भी आया, या आप लोगों ने सोचना है खुद से। उसने आपको एक डायग्राम बना के दे दी, उसने कहा ये आर है, ये एफ है, ठीक है, यहां पे एंगल थीटा उसने बना लिया। वो कहते हैं इस केस में आपने टॉर्क को इंक्रीज करना है। एमसीक्यू को दोबारा सुनिएगा। उसने आपको ये डायग्राम बना के दे दी, ये आर है, ये एफ है, उसने कहा टॉर्क को इंक्रीज करना है। टॉर्क इंक्रीज कैसे हो सकता है इस केस में? ऑप्शन आपके पास ये थे, अल्फा ऑप्शन था कि मोमेंट आर्म को इंक्रीज करें, फोर्स को इंक्रीज करें और थीटा को इंक्रीज करें। बीटा ऑप्शन आपके पास मोमेंट आर्म को इंक्रीज करें, फोर्स को इंक्रीज करें और थीटा को डिक्रीज करें। चार्ली ऑप्शन आपके पास मोमेंट आर्म को इंक्रीज करें, फोर्स को डिक्रीज करें और थीटा को डिक्रीज करें। डेल्टा ऑप्शन आपके पास मोमेंट आर्म को भी डिक्रीज करें, फोर्स को भी डिक्रीज करें, थीटा को भी डिक्रीज करें। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना बच्चे पजल हो जाते हैं कि सर ये क्या। देखो ये तो हमें पता है कि मोमेंट आर्म को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा और फोर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ज़ाहिर है टॉर्क के फार्मूले में आप जो टॉर्क का फार्मूला लेते हैं वो आपके पास आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। क्या हमेशा टॉर्क के फार्मूले में साइन थीटा आता है? ये बड़ी मेन चीज़ है, याद रखना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 90 डिग्री के मुताबिक जो साइन थीटा वो कॉस बन जाता है, जो कॉस थीटा वो साइन बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला आपके पास एंगल है, आर और एफ के दरमियान एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक। उसने आपको ये एंगल दिया हुआ है, इतना एंगल दिया है, आपके पास यहाँ से यहाँ तक एंगल होना चाहिए, क्योंकि आर और एफ के दरमियान यहाँ से यहाँ तक एंगल बनता है। इसका मतलब ये है कि इस केस में आपने आर एफ साइन थीटा यूज नहीं करना। चूंकि 90 के मुताबिक आप एंगल चेंज कर रहे हो, तो इस केस में टॉर्क की इक्वेशन आपके पास आर एफ कॉस थीटा होगी। पहली बात तो ये, पहले तो आपने ये जज किया कि यहां पे फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा नहीं होगा, आर एफ कॉस थीटा होगा। अब आर एफ कॉस थीटा में आप देखो, अगर इसमें आपने टॉर्क को बढ़ाना है तो आर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एफ को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जाहिर आर भी इंक्रीज होता है, एफ भी इंक्रीज होता है, लेकिन थीटा, यहाँ पे थीटा को डिक्रीज करना पड़ेगा बेटे। यहाँ पे ये बड़ा मेन पॉइंट है कि थीटा डिक्रीज होगा। इसका मतलब आर भी इंक्रीज होगा, एफ भी इंक्रीज होगा, थीटा, क्योंकि थीटा जितना इंक्रीज करते जाते हैं कॉस के केस में वैल्यू कम होती जाती है, कॉस 180 पे वैल्यू माइनस हो जाती है, जितना कम करते जाते हैं वैल्यू मैक्सिमम होती जाती है। तो इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो बीटा ऑप्शन है कि आर को भी इंक्रीज करें, एफ को भी इंक्रीज करें, लेकिन थीटा को डिक्रीज करें। इसके साथ ही लास्ट में जो पिवट पॉइंट के क्वेश्चंस हैं वो कुछ आपको पता होने चाहिए। पिवट पॉइंट के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं? सम टाइम पेपर में वो आपको इस तरह से एक पिवट बना के दे देता है, बल्कि पास पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए। वो आपको ये कहता है कि आपके पास ये पिवट है, कोई भी यहाँ पे उसने वेट लटकाया होगा, सपोज ये F1 है, यहाँ पे इसको आप F2 कह लो, ये आपके पास लेंथ L1 है, इसको आप L2 कह लो। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए उसको आपने हमेशा किस तरह से सॉल्व करना है? इसका फार्मूला यही होता है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। जितना क्लॉकवाइज टॉर्क का सम है, जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, उतना ही आपके पास क्या होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क। जितने मर्जी वेट बढ़ाते जाओ, इस तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है, जितने मर्जी वेट बढ़ाते जाओ, यहाँ पे और वेट कर दो, यहाँ पे और वेट कर दो,
बट मेन थिंग, हमेशा आपने जो भी मोमेंट आर्म यानी कि जो भी लेंथ लेनी है वो सेंटर में से माइनस करके लेनी है। जो भी आप लेंथ लोगे वो सेंटर में से माइनस करके लोगे, वो माइनस किए बगैर आप लेंथ नहीं ले सकते। मैं एक एमसीक्यू से आपको समझाता हूं। वो एमसीक्यू जिस तरह, ये मुझे बड़ा अच्छा एक एमसीक्यू लगता है, पेपर में भी आया हुआ है। उसने आपको एक डायग्राम बना के दे दी। उसने कहा यहां पे लगने वाली फोर्स F1 है और यहां पे लगने वाली फोर्स आपके पास F2 है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास L/8 है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपके पास, ये जो आपको डिस्टेंस गिवन है, ये वाला इतने इतने पोर्शन का जो डिस्टेंस है वो L/4 है और ये दरमियान वाला हिस्सा साइड है, टोटल लेंथ L है। ये उसने आपको एक डायग्राम बना के दे दी। वो कहता है इस केस में रेशो ऑफ F1 टू F2 निकालें। ऑप्शन है आपके पास, अल्फा ऑप्शन है 3:2, बीटा ऑप्शन आपके पास 2:3, चार्ली ऑप्शन है 1:2, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं जरा देख लें आप। उसने आपको एक डायग्राम बना के दी। हमेशा मैंने आपको बताया कि रॉड में बैलेंस कहां पे होना होता है, सेंटर में। सेंटर का मतलब होता है L/2। वो आपको बताया ना बताया, आपको पता होना चाहिए L/2। तो सिंपल सी बात है, ये डायग्राम बना के दी, इतना डिस्टेंस L/8 है, इतना डिस्टेंस L/4 है, बैलेंस उसने L/2 पे होना है। आपने फोर्सेस की रेशो निकालनी। अब फोर्सेस की रेशो किस तरह निकलेगी, आपने सिंपली क्या करना है, आपने फॉर्मूला यही लगाया कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। अब मेन चीज क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाला हिसाब के पास क्लॉकवाइज है। ओरिजिन में से माइनस करो, देखो L/2 में से L/8 को माइनस करना है, ये मेन चीज है। इसी तरह L/2 में से L/4 को आपने माइनस करवाना है, क्योंकि कभी भी आपने बैलेंस करना है तो पिवट सेंटर में से माइनस आप करवाते हैं। तो ये सॉल्व इस तरह से होगा, L/2 माइनस L/8, ये इसका मोमेंट आर्म हो गया। एंटी क्लॉकवाइज का इस पे लगने वाली फोर्स F1 है। इसी तरह से उसको जब आप माइनस कराएंगे L/2 माइनस L/4, तो ये आपके पास वैल्यू इस तरह से होगी, यहाँ पे आ जाएगा L/2 माइनस L/4 इंटू F2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप LCM 8 ले लें, ये 4L माइनस L मल्टीप्लाई बाय F1। इसी तरह से यहाँ पे आप LCM 4 ले लें तो 2L माइनस L मल्टीप्लाई बाय F2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4L में से L जाएगा तो 3L रह जाएगा, ये आ जाएगा 3L/8 मल्टीप्लाई बाय F1 इज इक्वल टू L/4 मल्टीप्लाई बाय F2। सॉल्व कर लो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये आ गया 3F1/2 इज इक्वल टू F2। देखो आंसर आ गया। वो कह रहा है F1/F2 की रेशो, तो F1 ये F2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2:3। तो इस केस में इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास 2:3 होगा। मेन चीज़ ये थी कि सेंटर में से माइनस करवाना है हमेशा पिवट पॉइंट को। जस्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशंस एक दफ़ा देख लीजिएगा, पिवट की बड़ी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आप बच्चों ने। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे और एक हमने भी डिस्कशन भी करनी है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने डिस्कशन करनी है यूनिट 1 और 2 की। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप बच्चों से।